के अन्नामलाई। आज के दिन बहुत सारे लोग इस नाम को नहीं जानते होंगे। आपने मूवी के सिंघम को तो जरूर देखा हो, लेकिन आज मैं आपको रियल लाइफ के सिंघम से मिलाने वाला। 39 साल के अन्नामलाई तमिलनाडु में बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है और ये इतिहास के सबसे यंगेस्ट स्टेट प्रेसिडेंट है। एक समय में इंडियन पुलिस सर्विस में ये अपनी सर्विस दे चुके हैं। के अन्नामलाई आज के दिन अपनी जिंदगी को लोगों की सेवा में समर्पित कर चुके हैं। तमिलनाडु में अन्नामलाई ने अपना और बीजेपी का नाम बहुत बड़ा कर दिया है। एक समय ऐसा था जब तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को कोई भी नहीं जानता था, और आज के दिन के अन्नामलाई की वजह से भारतीय जनता पार्टी को हर कोई जानने लगा है। अन्नामलाई ने तमिलनाडु में बीजेपी के लिए बहुत ही मेहनत की है और आज के दिन वो बीजेपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट बन चुके हैं। आखिर क्यों सोशल मीडिया में अन्नामलाई के लिए इतना ज्यादा हाइप है, और क्या अन्नामलाई आने वाले टाइम पे प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। 2024 में तमिलनाडु एक नया इतिहास रचने जा रहा है। मैं विशेष रूप से भाई अन्नामलाई को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। 4 जून 1984 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव करूर में एक किसान के घर में उनका जन्म होता है। तमिलनाडु और भारत में एक ऐसा समय था जब लोग अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं करते थे। बेसिकली उनकी पढ़ाई में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता था। मतलब कि उस गांव में बहुत ही कम लोग पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन बचपन में अन्नामलाई को पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था और उनका परिवार उनके लिए पूरा सपोर्ट करता था। अन्नामलाई जिस भी स्कूल में पढ़ना चाहते थे, उनके परिवार वालों ने उन्हें उस स्कूल में डाला। ऐसा करते करते अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद वो बीटेक करने के लिए पीएससी कॉलेज कोयम्बटूर चले जाते हैं। उन्होंने मल्टीपल इंटरव्यू में बताया है कि वो अपने गांव से इकलौते थे जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया था। ये अपने आप में अन्नामलाई के लिए बहुत बड़ी बात थी। यहाँ से बीटेक करने के बाद वो एमबीए करने के लिए IIM कॉलेज लखनऊ चले जाते हैं और वहाँ से उनकी लाइफ मेजर टर्न लेती है। जब वो एमबीए करने के लिए लखनऊ जाते हैं तब उन्हें पता चलता है जिंदगी की रियलिटी के बारे में। देखो, तमिलनाडु पहले से ही एक डेवलप जगह है। वहाँ पर ग्रास रूट लेवल तक गवर्नमेंट की पॉलिसीज पहुँच जाती है, और जैसे ही वो उत्तर प्रदेश आते हैं तो उन्हें वहाँ पे अपोजिट देखने को मिलता है। उन्हें एक्चुअली में गरीबी क्या होती है उन्हें वहाँ आकर पता चलता है। यहाँ पर वो पहली बार आकर 5 रुपए में पूड़ी खाते हैं। वो एक पूड़ी नहीं बल्कि पेट भर के पूड़ी खाते हैं, और ये देखकर वो काफी शौक होते हैं। उनका यूपी आना कल्चरल शौक था। यहाँ पर वो पूड़ी खाने के बाद वो सेलर को देखता है कि वो काफी खुश है इतने कम पैसों में भी, और IIM में पढ़ने के साथ साथ वो काफी सारे एनजीओ को भी ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ वो ग्रास रूट लेवल में लोगों के साथ काम करते हैं और वो देखते हैं कि लोग कितनी कठिनाई के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। यहीं पर वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो अपने जीवन को लोगों की सेवा में समर्पित कर देंगे, और वो आगे चलकर यूपीएससी का एग्जाम देते हैं और कड़ी मेहनत करने के बाद वो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर देते हैं। उनकी पहली पोस्टिंग 2013 में कर्नाटक पुलिस डिपार्टमेंट में होती है। यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते उनकी सेकंड पोस्टिंग एज अ एसपी उदुपी में होती है, और यहाँ से उनकी लाइफ में सेकंड मेजर टर्न आने वाला था। देखिए, जब वो गवर्नमेंट फिगर में थे तो वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बन चुके थे। उनके लिए रूल और लॉ काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था, और वो पैटी क्राइम को एंटरटेन नहीं करते थे। वो इतने ज्यादा पॉपुलर थे कि उनकी ईमानदारी के बारे में लोग अपने घर में बातें किया करते थे। तो जब उनका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता था तो लोग पुलिस स्टेशन के सामने आ जाते थे और कहते थे हमें अन्नामलाई यहीं पर ही चाहिए। लेकिन जब वो उदुपी में आ जाते तो वहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना घटती है। एक 10th स्टैंडर्ड की लड़की का रेप हो जाता है। जब अन्नामलाई को उसके बारे में पता चलता है तो वो काफी शॉक हो जाते हैं। जब वो उस लड़की की बॉडी लेने जाते हैं तो वहाँ पे 10,000 से भी ज्यादा लोग उन पर पत्थर फेंकने लगते हैं, और यही समय अन्नामलाई की जिंदगी को बदलने वाला था। अन्नामलाई इस पुलिस की जॉब को इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो लोगों की सेवा करना चाहते थे। बेसिकली वो सोसाइटी में एक चेंज लाना चाहते थे, और इसी दिन वो रियलाइज करते हैं कि एज अ पुलिस ऑफिसर वो कभी भी इस चेंज को नहीं ला सकते। मतलब कि पुलिस के पास पावर तो होती है, लेकिन उतनी पावर नहीं होती कि वो सोसाइटी पे चेंज ला पाए, क्योंकि उन्हें लॉ और ऑर्डर का पालन करना पड़ता है। लेकिन एज अ बिगर चेंज लाने के लिए आपको कुछ बड़ा बनना पड़ेगा। अन्नामलाई ये चीज रियलाइज करते हैं कि उन्हें पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, लेकिन वो इस चीज को अवॉइड करते हैं और एक एनजीओ की शुरुआत करते हैं, और उस एनजीओ का नाम होता है वी द लीडर्स। अन्नामलाई ये सोचते हैं कि उनको पॉलिटिक्स में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। उनके लिए कई बड़े बड़े पार्टी से ऑफर भी आते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। देखिए, पॉलिटिक्स एक ऐसी इमेज बन चुकी है जिसे लोग कीचड़ की तरह देखते हैं। इसमें जाओगे तो आप गंदे हो जाओगे। बेसिकली अन्नामलाई भी इसे ऐसा ही देखते थे। फिर एक दिन उनकी पोस्टिंग कैलाश मानसरोवर यात्रा में लग जाती है। यहाँ पर वो 70 दिन तक अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। वो एक इंटरव्यू में बताते हैं कि कैसे ये मोमेंट उनके लिए एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसा था। यहाँ पर वो भगवान के और करीब जाते हैं और उन्हें अपना एक्चुअल पर्पस ऑफ लाइफ समझ में आता है।
शुरू से ही वो सेवा करना चाहते थे और कुछ चेंज लाना चाहते थे, और इस चेंज के लिए उन्हें कुछ बड़ा बनने की जरूरत थी, और इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेंगे। अब आइडियोलॉजी की बात आ जाती है कि किस पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ उन्हें जुड़ना चाहिए, तो वो 25 अगस्त 2020 को भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। आगे जाकर इन्हें स्टेट प्रेसिडेंट भी बना दिया जाता है, लेकिन अन्नामलाई के कंधों पर बहुत ही महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उन्हें एक ऐसे स्टेट में भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करना था जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कोई भी नहीं जानता था। तो भारतीय जनता पार्टी में आते ही उन्होंने तमिलनाडु में एक रिवॉल्यूशन ला दिया था। तो आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था, इसके बारे में भी जानना जरूरी है, और इसके बारे में जानने से पहले हमें तमिलनाडु के पॉलिटिक्स के बारे में भी जानना जरूरी है। जैसे कि मैंने वीडियो में पहले भी बताया है कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ना के बराबर थी। तमिलनाडु में 1967 से द्रविडियन पार्टी रूल कर रही है, चाहे वो डीएमके हो या फिर एडीएमके, यहाँ पर दोनों पार्टी आती जाती रहती है। अब तमिलनाडु में 1996 और 1997 में भारतीय जनता पार्टी ने एंट्री मारी थी, जो कि काफी लेट थी। इसका मतलब उनका प्रेजेंस वहाँ पे काफी कम रहेगा। अगर आप स्टेट पार्टी से लड़ने जाते हो तो वहाँ पे आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जो लोग ये नहीं समझ पा रहे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तो बहुत से लोग बीजेडी को तो जानते ही होंगे। बीजेडी ओडिशा की बहुत बड़ी पार्टी है जो कि काफी टाइम से वहाँ पर राज कर रही है। तो कुछ एग्जैक्टली यही चल रहा है तमिलनाडु में भी। सेंटर में चाहे जो भी हो, लेकिन तमिलनाडु में एडीएमके रहती है या फिर डीएमके रहती है, और इनकी आइडियोलॉजी और भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क है। आप इसे अपोजिट भी कह सकते हो। जहां भारतीय जनता पार्टी हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स लड़ती है, वहीं एडीएमके और डीएमके एंटी हिंदू की पॉलिटिक्स लड़ती है, क्योंकि तमिलनाडु वो स्टेट है जहाँ पर एक टाइम पर हिंदी एजिटेशन हुआ करता था। आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, एक टाइम पर तमिलनाडु अपने अलग देश की मांग कर रहा था, जिसे हम बोलते हैं द्रविड़ नाडु। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो हमें आप कमेंट में जरूर बता सकते हो, हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसे स्टेट में जाना जहाँ के लोग तमिलियन आइडेंटिटी को किसी भी पार्टी से ऊपर रखते हैं, वहाँ पर सरकार बना पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। और यहीं पर मेजर रोल प्ले करने आते हैं के अन्नामलाई। के अन्नामलाई अपनी दो चीजों के लिए जाने जाते हैं। पहला है अपनी एनालिसिस के लिए और दूसरा है अपनी स्ट्रेटेजी के लिए। जब वो भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो अपने स्टेट को एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहली चीज जो वो निकालते हैं, वहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को एक्चुअली में समझते ही नहीं है। तमिलनाडु में जो मेजर न्यूज चैनल है, उन चैनलों को वहाँ की जो करंट पार्टी है वो ऑन करती है, तो उनका जो मन करता है वो चलाते हैं। इसकी वजह से जो उनकी अपोजिट पार्टी है उनकी बात कभी भी सामने नहीं आ पाती है, क्योंकि एडीएम और डीएमके ये काफी पुरानी पार्टी है, तो इनका ग्रास रूट में काफी मजबूत पकड़ है। तो अन्नामलाई ने ये डिसाइड किया कि वो लोगों की इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की क्या आइडियोलॉजी है ये सब तक पहुंचाएंगे। इसके लिए अन्नामलाई सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुंचाना, और दूसरा ग्रास रूट लेवल में अपनी पकड़ मजबूत करना। यानी कि सबसे पहला जो मूव होगा वो होगा भारतीय जनता पार्टी को सभी तक पहुंचाना और सबको ये बताना कि भारतीय जनता पार्टी को वो क्यों वोट करे। इसके लिए अन्नामलाई एक मॉडल इंट्रोड्यूस करते हैं तमिलनाडु में, जिसमें वो एक कार्यकर्ता को 25 घर देते थे। जब वो इस मॉडल को इंट्रोड्यूस कर रहे थे तब भारतीय जनता पार्टी के 90,000 कार्यकर्ता थे। तो इसमें होगा ये, एक कार्यकर्ता 25 घरों पे जाएगा और उन घर में जाने के बाद उनकी समस्याओं को सुनेगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। ये सबसे पहला मोटिव था भारतीय जनता पार्टी का। इससे होगा क्या, इससे एक अवेयरनेस बढ़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाहती है, जिससे लोगों के मन में ये आएगा कि भारतीय जनता एक अच्छी पार्टी है। देखिए, ये सब चीजों की वजह से एक शॉर्ट टर्म में के अन्नामलाई बीजेपी के एक मजबूत एसेट बन गए थे। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए के अन्नामलाई कितने इंपॉर्टेंट है, इसका मैं एक नजरिया आपको बताता हूँ। 23 जुलाई को रामनाथ कोविंद के फेयरवेल को ऑर्गेनाइज किया था नरेंद्र मोदी जी ने, जिसमें कई बड़े बड़े नेता आए थे, लेकिन अन्नामलाई को छोड़कर कोई भी स्टेट प्रेसिडेंट को यहाँ पे नहीं बुलाया गया था। जी हाँ, के अन्नामलाई एक ऐसे स्टेट प्रेसिडेंट थे जिन्हें नरेंद्र मोदी ने खुद इनवाइट किया था। हम फिर से पॉलिटिक्स में वापस आ जाते हैं। अन्नामलाई तमिलनाडु को फिर से एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए वो बहुत बड़ा ऐलान कर देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि वो एक यात्रा को ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसका नाम होता है एन मन एन मकाल यात्रा, यानी कि माई लैंड माई यात्रा। ये यात्रा का बेसिक फंडा था, ये सारी जगह जाके भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे। बेसिकली तमिलनाडु के लोगों से काफी क्लोज आने की कोशिश करेंगे। आपने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तो सुनी ही होगी, ये यात्रा भी कुछ इसी तरह से थी, लेकिन ये यात्रा 100% सक्सेसफुल थी। अगर आप भारत जोड़ो यात्रा के बारे में जानना चाहते हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हो,
हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। अब ये यात्रा रामेश्वरम से 28 जुलाई 2023 को शुरू की जाती है और कुछ दिन पहले ही ये यात्रा खत्म हुई है। इस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के लोगों से काफी ज्यादा क्लोज हो गई है और ये सिर्फ एक आदमी की वजह से हुआ है, वो है के अन्नामलाई। इनकी खास बात ये है कि ये एक तो यंग है और दूसरा ये इंटेलिजेंट है। ये दो फीचर की वजह से तमिलनाडु के यंग लोग इनको आसानी से रिलेट कर पाते हैं। और सेकंड, जो मैंने वीडियो में पहले बताया था कि अन्नामलाई अपने जीवन को लोगों के लिए समर्पित कर चुके हैं। वो चीजें जब हम उनका भाषण सुनते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पर दिखाई भी देता है। देखिए, जब एक समय पर सनातन धर्म तमिलनाडु में था, वो कहीं ना कहीं बीच में गायब हो चुका था, लेकिन आज के दिन वो फिर से वहाँ पे बन चुका है। तमिलनाडु में लोग बड़े बड़े पॉलिटिशियन को ही नेता चुनते हैं और अन्नामलाई बोलते हैं कि तमिलनाडु के लिए भारतीय जनता पार्टी उनके लिए सबसे अच्छी है। उनकी पॉपुलैरिटी आज तमिलनाडु में गांव-गांव में है और इसी पॉपुलैरिटी को अन्नामलाई ने गांव में जाकर देखा भी है। अन्नामलाई जैसे अपने आईपीएस की जॉब में बहुत ज्यादा रेजिड थे, वैसे ही आज वो अपने पॉलिटिकल कैरियर में भी बहुत ज्यादा रेजिड नेता माने जाते हैं। आज के अन्नामलाई तमिलनाडु में नहीं बल्कि पूरे देश में बहुत बड़ा नाम बन चुका है और ये सब बहुत कम समय में हुआ है। उन्होंने अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत 2020 में की थी और आज 2024 में उनका नाम बहुत बड़ा हो चुका है। मेरे हिसाब से अन्नामलाई जैसे नेता हमारे देश में होने चाहिए और जितने ज्यादा भारत को इंटेलिजेंट और ट्रांसपेरेंट नेता मिलेंगे, उतनी जल्दी भारत ग्रो करेगा। तो ये थी अन्नामलाई की आईपीएस से पॉलिटिशियन बनने की कहानी। तो अगर आप चाहते हो कि केजरीवाल को ईडी ने कैसे और क्यों गिरफ्तार किया है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।